Hello friends, myself Vivek and I am here to teach you geography. Today we will start with the most important exam shooters for universe. हमने ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है सो दैट आपका कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर मिस ना हो. सो लेट्स बिगिन. Number 1. The expanding state of universe began with the occurrence of which event? So according to the Big Bang theory, the universe was in a tiny state and a big explosion known as Big Bang took place and the universe started expanding. So जो expanding state of universe है वो Big Bang event से start हुआ. Second, the Big Bang took place how many years before present? So the Big Bang event took place almost 13.7 billion years before present. 13.7 billion years अभी से पीछे जाएंगे तो बिग बैंग इवेंट तब अकर हुआ. थर्ड, द एक्सपैंडिंग स्टेट ऑफ यूनिवर्स कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ विच फिनोमिना? सो एज यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो गैलेक्सीज जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं. अगर हम अर्थ से ऑब्जर्व करें तो जो गैलेक्सीज से लाइट आ रही है दैट इज शिफ्टेड टू द रेड पार्ट ऑफ द वेवलेंथ स्पेक्ट्रम. तो अगर गैलेक्सीज फार अवे मूव करेंगी तो जो लाइट उनसे आ रही है वो रेड स्पेक्ट्रम की तरफ मूव कर रही हैं. दैट इज अ फिनोमिना विच इज नोन एज रेड शिफ्ट और यही एक्सपैंडिंग स्टेट ऑफ यूनिवर्स का प्रूफ है. नेक्स्ट, द बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय. सो द बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय जॉर्जेस लेमेट्रे जो कि एक बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर हैं और इन्होंने ये थ्योरी 1927 में दी थी. नेक्स्ट, द नेबुलर हाइपोथेसिस वाज रिवाइज्ड इन 1796 बाय whom? सो नेबुलर हाइपोथेसिस एक थ्योरी है जो कि ये बताती है कि ओरिजिन प्लैनेट्स कैसे ओरिजिनेट हुए, जैसे प्लैनेट्स जैसे अर्थ, वो कैसे उनका ओरिजिन कैसे हुआ. इट वाज इनिशियली प्रोपाउंडेड बाय इमैनुअल कांत और 1796 में पियर लैप्लेस ने इसको रिवाइज किया था. सिक्स्थ, with reference to the origin of universe the concept of steady state was given by. so steady state theory big bang theory का एक alternative व्यू है या alternative theory है जो कि यह बोलती है कि जो यूनिवर्स है वो स्टेडी स्टेट में है. इट इज नीदर एक्सपैंडिंग नॉर कॉन्ट्रैक्टिंग और ये फ्रेड होयल ने दी थी. व्हाट इज सुपरनोवा? तो सुपरनोवा एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जो कि जब अकर करता है जब स्टार्स कोलैप्स कर जाते हैं अपनी खुद की ग्रेविटी के अंडर, जिसको हम तो इसीलिए सुपरनोवा को हम एक्सप्लोडिंग स्टार भी बोलते हैं. 8, द गैलेक्सी दैट इज नियरेस्ट टू मिल्की वे इज. सो एंड्रोमीडा गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे के सबसे पास है और ये ऑलमोस्ट मिल्की वे के ऑलमोस्ट सिमिलर है. इट इज 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. 9th, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज. तो यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं. डील्स विद द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एज वेल एज इट्स एवोल्यूशन. 10th, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग. सो लाइट ईयर क्या होता है? जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो स्पेस में बॉडीज होती हैं, उनके बीच में डिस्टेंस को मेजर करता है. सो इट इज अ डिस्टेंस, इट इज अ यूनिट मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज. और लाइट ईयर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर इन अ वैक्यूम. एक साल में जो लाइट वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन मिल्की वे एंड एंड्रोमीडा गैलेक्सी? तो वी ऑलरेडी नो लाइट ईयर जो है सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है. तो सबसे अप्रोप्रिएट यूनिट यहां पर क्या होगी? 1 लाइट ईयर. 12th, द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इज हाउ मच किलोमीटर्स? सो द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर्स. नेक्स्ट, अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डस्ट, गैसेस एंड स्टार्स इज कॉल्ड. सो इसको हम गैलेक्सी बोलते हैं. गैलेक्सीज आर नथिंग बट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टार्स, dust as well as gases. They are found in various shapes like spiral, circle or even irregular shapes. Next question, the shape of Milky Way galaxy is.
सो मिल्की वे गैलेक्सीज आर होम गैलेक्सी और ये स्पाइरल शेप में है. इट्स शेप इज स्पाइरल. नेक्स्ट, द ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे इज नोन एज. तो ब्लैक होल्स क्या होते हैं? दे आर रीजन्स ऑफ वेरी हाई ग्रेविटी जहां से इवन लाइट कैन नॉट एस्केप. इतनी हाई ग्रेविटी होती है इन रीजन्स में कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है. सो जो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है दैट इज नोन एज सेजिटेरियस ए. नेक्स्ट, द हबल टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर. तो हबल टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च किया था इन द ईयर 1990. इसको नाम दिया गया था अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर. और ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जो कि एक ऑब्जर्वेटरी की तरह वर्क करता है. 17th, द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन आर. सो सन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम जो कि फ्यूजन प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजिंग इनटू हीलियम न्यूक्लियर जिससे सन की एनर्जी फॉर्म हो रही है. इट इज दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द कोर ऑफ द सन. 18th, द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ सन इज एस्टिमेटेड एज. तो जो सन के सरफेस का टेम्परेचर है दैट इज 6000 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस विच इज नोन एज फोटोस्फीयर. यहीं से सोलर एनर्जी भी रेडिएट होती है अर्थ की तरफ. नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ सन इज. तो जो कोर है जहां पर फ्यूजन होती है सन में दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द सन और इसका टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. सो इट इज वेरी ह्यूज. नेक्स्ट, विच ऑफ सन्स लेयर इज विजिबल ड्यूरिंग टोटल एक्लिप्स. तो कोरोना लेयर टोटल एक्लिप्स के दौरान हमें दिखती है. कोरोना क्या है? कोरोना इज अ लेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन टू मिलियंस ऑफ किलोमीटर इन द आउटर स्पेस. ये सन के एटमॉस्फेयर का पार्ट है और इसको हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ही देख सकते हैं, लेकिन टोटल एक्लिप्स के दौरान ही हमें दिख जाता है. नेक्स्ट, द सन्स लेयर विच रेडिएट सोलर एनर्जी टू अर्थ. तो सन की सरफेस से सोलर एनर्जी रेडिएट होती है और सन के सरफेस जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं. नेक्स्ट, द सन कॉन्स्टिट्यूट्स डैश % ऑफ मास ऑफ सोलर सिस्टम. सो सन जो है हमारे सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है एंड इट इज सो ह्यूज दैट इट कंसिस्ट ऑफ 99.8% ऑफ मास ऑफ द होल सोलर सिस्टम. तो पूरे सोलर सिस्टम में 99.8% मास सिर्फ सन का है और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ, ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द एस्टेरॉइड्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर ओनली 0.2%. अर्थ सन इतना ह्यूज है कि इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 109 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ है. सो इट इज वेरी ह्यूज. नेक्स्ट, द एस्टिमेटेड एज ऑफ सन इज. सो सन जो है ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना था, 4.5 बिलियन ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट. और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि सन की ऑलमोस्ट हाफ लाइफ जो है खत्म हो गई है. सो इसके पास अनदर 4.5 to 5 बिलियन ईयर्स ही बचे हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द मिल्की वे इज नोन एज. सो सन इज अ स्टार, इट रिवॉल्व्स अराउंड द मिल्की वे के अराउंड रोटेट करता है और इट रोटेट्स इन ऑलमोस्ट 250 मिलियन ईयर्स. इसका जो वन रेवोल्यूशन रिवॉल्व करता है तो इसका जो वन रेवोल्यूशन पीरियड है, वन रेवोल्यूशन ये 250 मिलियन ईयर्स में लेता है जिसे हम कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, which astronomer proved that planets revolve around the sun in an elliptical orbit. So John Kepler, a German astronomer, gave Kepler's law of planetary motion. उनकी फर्स्ट लॉ यही कहती है कि ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स. तो प्लैनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और सन जो है उसके सेंटर पर है. नेक्स्ट, द प्लैनेट दैट टेक्स 88 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड सन. सो मर्क्यूरी यही क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से और इसका एक रेवोल्यूशन सन के अराउंड 88 डेज में होता है एज कंपेयर टू द अर्थ 365 डेज. नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट रॉकी प्लैनेट. सो यहां पर पूछा गया है स्मॉलेस्ट रॉकी प्लैनेट कौन सा है. प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू रॉकी प्लैनेट्स एंड गैसियस प्लैनेट्स.
जो रॉकी प्लैनेट्स हैं उन्हें इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं और जो गैशियस हैं उन्हें आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो इनर प्लैनेट्स रॉकी और हार्ड होते हैं और इनकी डेंसिटी हाई होती है। इनर प्लैनेट्स में जो स्मॉलेस्ट है दैट इज मर्क्यूरी और आउटर प्लैनेट में जो कि स्मॉलेस्ट है दैट इज यूरेनस। नेक्स्ट, which is the brightest and the hottest planet in the solar system? So Venus, it is the second planet from the sun. इसका जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है दैट इज 462 डिग्री सेल्सियस और यही हॉटेस्ट प्लैनेट है और इसका रीजन यही है कि इट हैज रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमें पता है कि इसको अर्थ ट्विन भी कहते हैं क्योंकि इसके पास अर्थ की तरह ही एटमॉस्फेयर है। इसका साइज रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्थ है। तो एटमॉस्फेयर होने की वजह से इस प्लैनेट में ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हो जाती हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और इसका टेम्परेचर हमेशा बहुत ही हाई रहता है, ऑलमोस्ट 462 डिग्री सेल्सियस। 29th, द प्लैनेट विच ऑर्बिट्स नियरेस्ट टू द अर्थ इज। सो यही वीनस ही नियरेस्ट टू द अर्थ ऑर्बिट करता है, इसको हम अर्थ ट्विन भी कहते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज व्हील्ड प्लैनेट। तो व्हील्ड प्लैनेट का मतलब है कि ये हमें दिखाई नहीं देता है, छुपा रहता है। तो वीनस जो है, वीनस के अराउंड थिक क्लाउड ऑफ गैसेस रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। व्हेन इट इज विजिबल इट इज द ब्राइटेस्ट। जब विजिबल होता है तो ब्राइटेस्ट है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट विजिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिक क्लाउड्स ऑफ गैसेस। और वीनस जो है मॉर्निंग या इवनिंग में ही दिखाई देता है, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, जबकि ये स्टार नहीं है, इट इज अ प्लैनेट। नेक्स्ट, द इनर प्लैनेट विच रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो प्लैनेट्स की जो रोटेशन होती है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट देयर आर टू एक्सेप्शंस, वन इज वीनस, अदर इज यूरेनस। तो जो इनर प्लैनेट्स में प्लैनेट है जो वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है अपोजिट टू द अदर प्लैनेट्स दैट इज वीनस, और आउटर प्लैनेट्स में यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। अदरवाइज ऑल अदर प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। 32nd, which is the second nearest star to the earth after sun? So जो nearest star है that is in the solar system that is sun. Now it is asking second nearest star. Second nearest star है Proxima Centauri. Proxima Centauri का मीनिंग यही होता है nearest star in the Centaurus constellation. तो ये Centaurus constellation में मिलता है और इसको रॉबर्ट इन्स ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, द अर्थ इज टिल्टेड एट हाउ मच डिग्रीज इन द सोलर सिस्टम। तो यहां पर अर्थ की टिल्ट पूछी गई है। अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्रीज फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन। इसे अर्थ की ऑब्लिक्विटी भी कहते हैं एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग सीजन्स ऑन द अर्थ। अर्थ की जो ऑब्लिक्विटी है इसी से ही सीजन्स बनते हैं अर्थ पर। नेक्स्ट, द एज ऑफ अर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी। तो जो एज ऑफ अर्थ है दैट इज 4.2 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। अभी से 4.2 बिलियन ईयर्स पहले जाएं तो अर्थ ओरिजिनेट हुआ था। सो अर्थ की एज हम रेडियो एक्टिव डेटिंग से ही निकालते हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स। जब अर्थ क्लोजेस्ट होता है सन से दैट इज पेरिहीलियन, उस पोजीशन पर द डिस्टेंस इज 147 मिलियन किलोमीटर्स, और जब फारदेस्ट होता है तो उसे एपहीलियन कहते हैं एंड दैट इज 152 मिलियन किलोमीटर्स। सो एवरेज डिस्टेंस इज 150 मिलियन किलोमीटर्स। 36th, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एट एपीलियन इज। सो एपीलियन एज आई टोल्ड यू इज द पॉइंट वेयर अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, और इस पोजीशन को हम एपीलियन कहते हैं और इसका डिस्टेंस होता है 152 मिलियन किलोमीटर्स। विच प्लैनेट हैज द हाइएस्ट डेंसिटी इन द सोलर सिस्टम। तो जो मोस्ट डेंस प्लैनेट और मोस्ट रॉकी प्लैनेट है दैट इज अर्थ। इसकी एवरेज डेंसिटी है 5.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड डेंस प्लैनेट है मर्क्यूरी दैट इज 5.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और थर्ड डेंस प्लैनेट है वीनस, उसकी एवरेज डेंसिटी है 5.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑल दीज प्लैनेट्स आर इनर प्लैनेट्स और ये रॉकी और डेंस प्लैनेट्स होते हैं। 38, मून्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विद रेफरेंस टू अर्थ इज। तो इट इज आस्किंग कि मून अर्थ के अराउंड कितने दिन में रिवॉल्व करता है। सो अराउंड द अर्थ मून रिवॉल्व्स इन 27.3 डेज
and this is equal to the period of rotation of the moon. So period of rotation of the moon around earth and period of revolution of the moon around earth is same, और ये सेम है इसीलिए हमें मून का एक ही फेस दिखाई देता है हमेशा. नेक्स्ट, विच सेलेस्टियल बॉडी इज नोन एज फॉसिल प्लैनेट. सो फॉसिल प्लैनेट मून को कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. सो देयर इज नो इरोजनल एक्टिविटी ऑन मून सरफेस. तो जो भी चीज मून पर है वो वहीं पर प्रिजर्व रहती है. कुछ भी अगर मून पर होता है तो वो प्रिजर्व रहता है एक फॉसिल की तरह, इसीलिए इसे फॉसिल प्लैनेट कहा जाता है. नेक्स्ट, व्हेन द मून, अर्थ एंड सन आर इन अ स्ट्रेट लाइन द कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज. तो जब मून, अर्थ और सन एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं इसे सिजीजी पोजीशन कहते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस पोजीशन, इस कॉन्फ़िगरेशन में सोलर और लूनर एक्लिप्स होते हैं. सो व्हेन ऑल दीज थ्री आर इन अ स्ट्रेट लाइन, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स आल्सो अकर. 41st, द पॉइंट एट विच मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ. तो यहां पर पूछा गया है कि अर्थ जो है या मून जो है वो अर्थ के क्लोजेस्ट कौन से पॉइंट पर होता है, उसे क्या कहा जाता है. दैट इज नोन एज पेरिजी, और इसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज 3,60,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ. यहीं पर देखा जाए तो जो फारदेस्ट डिस्टेंस होता है मून और अर्थ के बीच में, दैट पोजीशन इज नोन एज एपोजी, और उसका एवरेज डिस्टेंस इज 4,05,000 किलोमीटर. नेक्स्ट, a dash eclipse occurs at a full moon when the earth is directly between the moon and the sun. तो किस तरीके का eclipse होता है जब अर्थ जो है मून और सन के बीच में आ जाता है एट फुल मून. तो जब अर्थ मून और सन के बीच में होता है सो लूनर एक्लिप्स अकर्स. इसमें यही होता है कि अर्थ मून और सन के बीच में आ जाती है और मून के ऊपर एक शैडो कास्ट करती है जिससे वो एक्लिप्स लगता है. नेक्स्ट, फोबोस एंड डीमोस आर सैटेलाइट्स ऑफ विच प्लैनेट. सो फोबोस और डीमोस जो हैं दे आर सैटेलाइट्स और मून्स ऑफ मार्स. ये बहुत ही छोटे सैटेलाइट्स हैं, इनका जो डायमीटर है बहुत ही कम है. जो फोबोस का डायमीटर है दैट इज 22.2 किलोमीटर, सिर्फ इतना सा ही है, और डीमोस का डायमीटर भी बहुत कम है दैट इज 12.6 किलोमीटर. इन्हें SF हॉल ने, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने इसे इन दोनों मून्स को 1877 में डिस्कवर किया था. नेक्स्ट, द टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम इज नोन एज. सो टॉलेस्ट माउंटेन जो कि पूरे सोलर सिस्टम में टॉलेस्ट माउंटेन इज ओलंपस मॉन्स, जो कि मार्स के सरफेस पर सिचुएटेड है, एंड इट इज अ शील्ड वॉल्केनो. तो इसका जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज 21,287 मीटर्स. So it is so tall, almost 21 kilometers from the surface. Next, MAVEN spacecraft of NASA orbits which planet? So MAVEN stands for Mars Atmospheric and Volatile Evolution. It was a spacecraft launched by NASA, the American Space Agency, to study Mars atmosphere. It was launched in 2013. मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए 2013 में इसे भेजा गया था. Which is the largest planet in the solar system? Very easy question. Largest planet is Jupiter. इसे गैस जायंट भी बोलते हैं. इसका जो मीन रेडियस है या कहीं डायमीटर ले लेते हैं, इसका डायमीटर है ऑलमोस्ट 1,42,000 किलोमीटर, विच इज 11 टाइम्स ऑफ अर्थ. इतना ज्यादा डायमीटर है इसका. सो इट इज ऑल्सो नोन एज गैस जायंट. नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम? लार्जेस्ट सैटेलाइट या लार्जेस्ट मून पूछा गया है. सो लार्जेस्ट सैटेलाइट या मून है गैनीमीड. इट इज ऑफ जुपिटर, इट इज द मून ऑफ जुपिटर, और इसको डिस्कवर किया गया था 1610 AD में बाय गैलीलियो गैलीली, जो कि एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे. 48, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नोन एज विंटर प्लैनेट? विंटर प्लैनेट इज जुपिटर. इसका एवरेज टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, दैट इज -148 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए इसे विंटर प्लैनेट कहा जाता है. प्लीज रिमेंबर दैट इट इज नॉट द कोल्डेस्ट नहीं है, लेकिन इसका एवरेज टेम्परेचर बहुत ही कम है, इसीलिए इसको विंटर प्लैनेट कहते हैं. नेक्स्ट, द कोर ऑफ जुपिटर इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल? सो जुपिटर इज अ गैस जायंट, गैशियस प्लैनेट है. इट डज नॉट हैव अ रॉकी कोर, बट इट्स कोर इज मेड अप ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन. और ये एस्टिमेट किया जाता है
कि जो जुपिटर का कोर है उसमें जो सॉलिड हाइड्रोजन है दैट इज इन मेटालिक फॉर्म। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है उसके कोर में दैट द हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू अ मेटल। इट्स टेम्परेचर, द कोर ऑफ द जुपिटर, its temperature is estimated to be 24,000 degree Celsius. 50. The planet having largest number of satellites. In October 2019, 20 new moons of Saturn or 20 new satellites of Saturn were discovered. तो 20 नए मून्स या सैटेलाइट्स इसके डिस्कवर किए गए थे, जो कि इसके टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को 82 बना देता है। सो सैटर्न हैज 82 moons या 82 satellites. Earlier this record was held by Jupiter which has 79 moons या 79 satellites. Next, the moon in the solar system having its own atmosphere. So Titan, which is the moon of Saturn, it has its own dense atmosphere. तो इसका atmosphere है, इसके पास atmosphere है जो कि dense है. It is the second largest natural satellite in the solar system. And it is made up of ice and rocky materials. So we know that Saturn is a gaseous planet. Outer planet है, gaseous planet है, but still its moon is made up of ice and rocky materials. Next, the planet Uranus was discovered by. So Uranus is the seventh planet from the sun. It is the third largest planet and it is outer planet, तो ये gaseous planet ही है. Now it was discovered by a German astronomer William Herschel in the year 1781. Next, which planet is known as sleeping planet? तो Neptune is the sleeping planet. इसको sleeping planet इसलिए कहते हैं because its axis is 82 degree. जो इसका axial tilt है वो 82 degrees है, तो इसीलिए इसको sleeping planet भी कहा जाता है. It is almost perpendicular. इसका axis जो है almost perpendicular है, तो ये अपने साइड्स पर रोटेट करता है. नेक्स्ट, वेयर इज क्वीपर बेल्ट लोकेटेड इन द सोलर सिस्टम? आंसर इज बियॉन्ड नेपच्यून्स ऑर्बिट. क्वीपर बेल्ट क्या है? इट इज अ जोन, इट इज अ रीजन जहां पर आईसी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं एंड दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर रेमिनेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. जब सोलर सिस्टम बना था उससे जो भी रॉकी और आईसी ऑब्जेक्ट्स जो बच गए थे दैट इज इन द क्वीपर बेल्ट. इसको ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं एंड इट इज फाउंड बियॉन्ड द नेपच्यून्स ऑर्बिट. नेपच्यून के ऑर्बिट के बाद, इसीलिए इसको ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है. जो क्वीपर बेल्ट में जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उन्हें ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय गेरार्ड क्वीपर. नेक्स्ट, द प्लैनेट कैटेगराइज्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन इज. तो प्लूटो, जिसको 1930 में डिस्कवर किया गया था, इन द 26th जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन इसे ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया था. इट वाज हेल्ड इन 2006. सो नाउ इट इज पार्ट ऑफ द क्वीपर बेल्ट. अर्लियर इसको 9th प्लैनेट कहा जाता था, बट नाउ इट इज पार्ट ऑफ द क्वीपर बेल्ट. नेक्स्ट, न्यू हॉराइजन्स मिशन वाज सेंट टू स्टडी विच प्लैनेट? तो न्यू हॉराइजन्स मिशन वाज सेंट बाय America's space agency NASA. It was sent in 2006 to study the planet Pluto and it reached Pluto. It passed by Pluto in 2015. 2016 में इसको भेजा गया था and it passed by Pluto in 2015. और ये वही मिशन है जिसने प्रॉक्सिमा सेंचुरी की पिक्चर भी ली थी. 57th, the planet Pluto was discovered by. तो planet Pluto was discovered by Clyde Tombaugh in 1930. Next, the asteroids revolve around the sun in between the orbits of. तो asteroids क्या होते हैं? Asteroids are also known as planetoids. ये जो है remnants of the formation of solar system है. These are nothing but remnants of the formation of solar system. जो भी objects, rocky objects solar system के बनने के बाद बच गए थे, those cannot be converted into planets, so they became asteroids. And asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter. इसको asteroid belt भी कहा जाता है. 59th, which of these astronomical body has a tail? तो tail एक comet की होती है
comets are made up of both heads and tails. Comets are nothing but dust and the objects made up of dust and ice and gases. जो इनकी टेल होती है that is made by the solar wind. सोलर विंड के इफेक्ट की वजह से इसकी टेल फॉर्म होती है. नेक्स्ट, द हेलीज कॉमेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन. हेलीज कॉमेट कितने टाइम पर सन के अराउंड रिवॉल्व करता है? सो गाइज, हेलीज कॉमेट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड कॉमेट. इतना छोटा पीरियड है इसके रिवोल्यूशन का कि वी कैन सी इट थ्रू आवर लाइफ. ओनली 76.3 years. इट इज विजिबल बाय नेकेड आई. जो लास्ट टाइम हेलीज कॉमेट पास किया था दैट वाज 1968 एंड नेक्स्ट टाइम इट विल पास इन अराउंड 2061. Next, the largest asteroid in the universe is. So the largest asteroid is Ceres. इसका जो एवरेज डायमीटर है that is 1000 kilometers. It was the first asteroid that was discovered. सबसे पहला एस्टेरॉयड था जिसको डिस्कवर किया गया था and it was discovered in 1801. Next, which planets have no satellites? So there are only 2 planets in the solar system जिनके पास कोई भी मून या कोई भी सैटेलाइट नहीं है. They are Mercury and Venus. Rest of the planets, सभी planets के बाद पास कम से कम एक सैटेलाइट है. Only Mercury and Venus have no satellites. Next, the circumstellar habitable zone is known as. तो जो स्पेस में हैबिटेबल जोन होता है उसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं. सी, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? You know that Mercury is very near to the sun and Neptune is very far away from the sun. So Goldilocks zone एक ऐसा जोन होता है जहां पर मॉडरेट हीट और टेम्परेचर होता है, जैसे कि अर्थ इज द गोल्डीलॉक्स जोन जहां पर हैबिटेबल कंडीशंस होती हैं. एक और प्लैनेट जिसे हैबिटेबल जोन में या गोल्डीलॉक्स जोन में डिस्कवर किया गया था दैट इज केपलर 186f. So guys, that's all for today. We will continue this series in the next video. Till then, keep practicing and keep learning all these important questions. Thank you.